अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? शीशे हैं, चुभ जाएंगे पैरों में। मैंने उन्हें टोका। उन्हीं में से एक लड़के ने कहा, दीदी, हमने इन्हीं शीशों पर तो चलना सीखा है, इन्हीं कूड़ों पर तो होश संभाला है, पर इसके पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ दीदी, हम आज पहली बार यहाँ आए हैं। इसके पहले हम दूसरे कूड़े के ढेर पर जाते थे। कल वहाँ कूड़े हटा दिए गए ना, इसलिए हम यहाँ कूड़ा देखकर आ गए। तभी हाँ, यहाँ तो हमें और भी ज्यादा बोतलें और डिब्बे आदि मिलेंगे, कहते हुए एक नन्हा सा बालक उछला। उछलते ही उसके पैर में कांटी चुभ गई और उसने बड़ी निडरता से कांटी को निकाला। कुछ खून भी निकल आए पर वो घबराया नहीं। तुम्हें तो खून निकल आया, ठहरो, डिटॉल लेकर आती हूँ, मैंने कहा। अरे नहीं दीदी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा तो रोज रोज होता है। और लपक कर पास ही किसी पौधे के पत्तों से रस निकालकर उस कटे स्थान पर लगा लिया और पुनः उन कूड़ों में ढूंढने लगा। मैं भौचक हो ये सब देखती रही। इसे देख मेरे दिल में अजीब सी टीस हुई। उसी समय संजू संजू कहाँ हो? दौड़ती चिल्लाती हुई नेहा मेरे पास छत पर आई और लिपट गई। अरे नेहा, तुम कहो कब आई? परसों ही तो आना हुआ है यार। आते ही माँ से मैंने तुम्हारे बारे में पूछा, पता चला तुम्हारी सगाई हो गई है। क्यों बे, अब तू ससुराल जाएगी? धत में लजाई। फिर हम दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। अच्छा प्यारी, अपनी सुना, तुझे कब शादी की हथकड़ियां लग रही हैं? देख संजू, मुझे तो अपनी पसंद के लड़के से शादी करनी है, जो आंखों से होकर हृदय तक उतर जाए। लेकिन अभी तक कोई शख्स हृदय तक नहीं पहुंचा। जिस दिन वो खुशनसीब मेरे हृदय में अपनी जगह बना लेगा तो समझ ले, चट मंगनी पट ब्याह, कहते हुए नेहा मुझे पकड़कर नाच गई और हम दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिर हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे कि अचानक नेहा की नज़र उन बच्चों की तरफ गई जो अपने अपने काम में व्यस्त थे। अरे, ये तो वही बच्चे हैं जिन्हें कल कृष्णनगर मोहल्ले में देखा था। नेहा की आवाज़ सुन बच्चे हमें ऊपर देखने लगे। हाँ दीदी, कुछ दिनों से हम वहीं जा रहे थे कि अचानक कल तुम लोग अपना काम करो, मैं इसे बताती हूँ। नेहा ने बच्चों को बीच में ही रोकते हुए कहा। हम दोनों नीचे कमरे में आ गए और बच्चे पुराने कूड़े में खो गए थे। चल बता, क्या हुआ? मैं उतावली हो नेहा से पूछने लगी। अच्छा बाबा, बता रही हूँ। इतनी उतावली क्यों होने लगी? हुआ यूं कि कल मैं कृष्णनगर मोहल्ले में वर्मा अंकल के यहाँ गई थी। बालकनी में बैठ हम सभी चाय पी रहे थे। अचानक कुछ नारे सुनाई पड़े। हम लोग खड़े हो बालकनी से नीचे देखने लगे। देखा मकान के ठीक सामने, जहां कूड़े करकट का ढेर है, एक बैनर तले कुछ लोग खड़े हो नगर पालिका के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं। बैनर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नगर पालिका सामने आओ, कूड़े करकट दूर हटाओ, चेयरमैन करो केयर, केयर नहीं तो छोड़ो चेयर, नगर पालिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फिर क्या था? थोड़ी देर में धीरे धीरे शहर के प्रबुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता भी आ गए एवं नारों और बुलंद करने लगे। देखते देखते काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। लगभग 2 घंटे बाद नगर पालिका की गाड़ी आई और उन कूड़ों को ले गई। और ये बच्चे वही निराश प्रश्न सूचक मुद्रा में खड़े थे कि अब कहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ से भी इनका रोजगार छिन गया, आशियाना उजड़ गया। अचानक उन बच्चों की हंसी सुनकर मेरा ध्यान उनकी तरफ चला गया। वे हंसते हुए जा रहे थे, शायद वो अपनी नियति के क्रूर मजाक पर का कह लगा रहे थे। मेरी आंखें सजल हो गई। तो क्या नेहा, ये अपनी अस्थायी रोजगार के लिए यूं ही भटकते रहेंगे और हर जगह इनकी रोजगार छीनते जाएंगे? क्या इनकी जिंदगी एक कूड़े के ढेर से दूसरे कूड़े के ढेर तक ही सीमित है और कूड़ा स्थल तलाशते तलाशते इनकी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी? हाँ रे संजू, शायद इन्हें अस्थायी आशियाना मैसर ना होगी। सचरे कूड़े पर ही ये कल्पनाएं करते हैं।
सपने संजोते हैं और पराया इनके सपने समय के प्रवाह में टूट जाते हैं। मिट्टी के घरौंदे की तरह इनके जिंदगी के ड्रामे एक कूड़ा स्थल से दूसरे तक ही खेल जाते हैं। सचमुच ये कूड़े की तरह ही है जो समय की गति के कारण मलबे में बदल जाता है और जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। कहते हुए नेहा मायूस हो गई। कुछ पल तक हम यूं ही खामोश बैठे रहे। तभी मेरी छोटी बहन ने चाय के लिए बरामदे में मुझे पुकारा। चाय पीकर नेहा चली गई। बहुत देर तक मैं उन बच्चों के ख्यालों में ही डूबी रही। नेहा मेरे बचपन की दोस्त है जो मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई रांची में कर रही है। छुट्टियों में यहाँ आई थी। मेरे मकान से सटे कुछ खाली ज़मीन पड़ी है जहाँ मोहल्ले भर का कूड़ा रोज ही फेंका जाता है। ये मोहल्ला बहुत बड़ा है। कूड़े के ढेर पर छोटे छोटे बच्चे अपनी रोटी तलाशते हैं। इन्हीं कूड़ों से मिले खाली टीन के डब्बे, बोतलें, लोहे के टुकड़ों आदि को बीनकर कबाड़ी वाले के यहाँ बेचते हैं, जिससे इन्हें रोज अपने पेट भरने लायक पैसे मिल जाया करते हैं। इनके परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमाई से ही पेट भरता है। वही बच्चे दूसरे पर आश्रित हैं जो ठीक से चलाना न सीखें। मैं कभी कभार छत से उन बच्चों की बातें सुन लिया करती थी। एक दिन उनमें से एक बच्चा कह रहा था, जानते हो, आज जब मैंने बापू से स्कूल जाने के लिए कहा तो बापू ने मुझे बहुत पीटा और कहा, स्कूल जाएगा, खबरदार आज के बाद कभी स्कूल का नाम लिया तो खाल उधेड़ कर रख दूंगा, समझे। स्कूल जाने से पेट भर जाएगा क्या? बोल, पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, मैं तुम्हें कहाँ से पढ़ाऊंगा रे। यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं और कहता है स्कूल जाऊंगा। जा भाग यहाँ से जल्दी। मैं सीधे यहीं चला आया। बहुत पीटा है बापू ने, दर्द हो रहा है रे। अब कभी नहीं कहूँगा कि मैं स्कूल जाऊंगा। कहते कहते वो बच्चा सुबकने लगा। जाने दे रे, मेरे भी बापू नहीं जाने देते स्कूल। भीखू ने उसे तसल्ली दी और चुप कराया। कुछ देर तक सभी वहीं कूड़े के ढेर पर मौन बैठे रहे। खामोशी बनी रही। उस खामोशी को तोड़ते हुए एक नन्हे बच्चे दीनू ने कहा, मेरे बापू तो मुझे पढ़ाना चाहते थे। कहते थे मैं मजदूरी से पैसा इकट्ठा करके तुम्हें पढ़ाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। तब मैं बहुत छोटा था, थोड़ा थोड़ा याद आता है, लेकिन भगवान को मुझे कूड़े में ही देखना पसंद है। तभी तो एक दिन अपनी ख्वाहिश लिए बापू एक ट्रक के नीचे आ गए थे। कहते कहते उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मेरी भी आंखें नम हो गई थी। वो खुद आंसू पोंछते हुए उठ खड़ा हुआ। सभी शांत मुद्रा में थे और वो छोटी बच्ची चेहरे पर झुकी लट को हटाते हुए रुआन से स्वर में बोली, भैया चलना, भूख लगी है। हाँ कमली, चलता हूँ, कहते हुए वो उठा। सभी बच्चे भी कबाड़ी वाले के पास अपने चुने हुए सामानों को लेकर चल पड़े थे। दीनू अपनी माँ और बहन कमली के साथ शहर से दूर झोपड़पट्टी में रहता था। जब उसके बापू थे तब उसकी माँ एक चाय की दुकान में ग्लास साफ करती थी। बापू और माँ की कमाई से उन्हें खाने पीने की दिक्कत नहीं होती थी। उस समय दीनू यही कोई 7 से 8 साल का और कमली लगभग 4 साल की थी। पेट की आग ने उन्हें दीनू और कमली को कूड़ा स्थल पर लाकर फेंका। कमली नन्हे नन्हे हाथों से दीनू का हाथ बटाती। कूड़ा स्थल से प्राप्त डब्बों, बोतलों आदि को बेचने से जो पैसे मिलते, उससे इनकी जिंदगी की गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता खींच रही थी। इसी तरह दिन बीतते गए। लगभग रोज ही वे सभी आते और कूड़े के सामान को चुन कबाड़ी वाले के यहाँ बेच आते। कभी कभी वे यहाँ नहीं आते, दूसरे कूड़ा स्थल पर जाते, क्योंकि मोहल्ले वाले रोज ही यहाँ कूड़ा फेंकते, इसलिए इनकी ज़रूरतें यहीं से पूरी हो जाती। अभी यहाँ से इनका आशियाना नहीं उजड़ा था। यहाँ 4 ही लड़के भीखू, दीनू, हरिया और सरला आते, साथ में कमली भी रहती। वैसे ही थे ये बच्चे जैसे बिन पानी के सूखते मासूम पौधे, जिन्हें अगर ठीक से सींचा जाए तो इनमें हरियाली आ जाए और खुशनुमा फूल भी देने लग जाए।
सब जानते हुए भी एक दिन मैंने उन सबों से कहा, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते? तो सबने तपाक से कहा, ना बाबा ना, हमें स्कूल नहीं जाना। फिर एक ने कहा, स्कूल जाऊंगा तो कमाऊंगा कैसे, और कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? जानती हो दीदी, बापू कहते हैं स्कूल जाने से हमारा पेट नहीं भरेगा, तो फिर क्यों जाएं स्कूल? एक बच्चे ने कहा, अगर मैं तुम्हें कभी कभी पढ़ा दूं तो? नहीं दीदी, हमें नहीं पढ़ना। बाप रे, बापू सुनेंगे तो हमारी खाल उधेड़ देंगे। तीसरे बच्चे ने भयभीत होकर कहा, पर दीनू कुछ नहीं बोला था। मेरे जिज्ञासु मन ने उसके अंतर मन के भाव को जानना चाहा, इसलिए पूछ ही दिया, दीनू तुम कुछ नहीं बोले? क्या कहूँ दीदी, पढ़ने की तो बहुत इच्छा है मेरी, लेकिन आगे वो बोल नहीं पाया था। मेरे दोबारा पूछने पर रुआन से स्वर में कहा था, अभी नहीं पढ़ पाऊंगा दीदी। क्यों, वो क्या है? दीदी, ये इसलिए कि मेरी माँ आजकल बहुत बीमार है। यहाँ से जाकर मैं ही खाना बनाता हूँ और उसे दवा भी देता हूँ। माँ स्वस्थ हो जाएंगी तो तुम मुझे ज़रूर पढ़ाना दीदी। कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई थी। फिर कुछ देर रुककर उत्सुक हो वो पूछ बैठा, दीदी, स्कूल जाना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना? नए नए कपड़े पहनना, जूते मोजे, पीठ पर लगी किताबों की झोली बहुत अच्छी लगती है। फिर कुछ सोचते हुए, और वो क्या है दीदी जिसे गर्दन में बांध लेते हैं? उसे टाई कहते हैं दीनू, मैंने कहा। वहाँ मास्टर जी होते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं, बहुत मज़ा आता होगा ना स्कूल में, है ना दीदी? हाँ, मैं इतना ही बोल पाई थी और वो एकदम मायूस हो गया था। वो जाड़े की दोपहर थी। छत पर रेलिंग के पास स्वेटर बुनते हुए उनकी बात सुनने के लिए मैं आ खड़ी थी। वे अपने काम में व्यस्त थे। कभी कभी बोतलें डब्बों के लिए एक दूसरे से छीना झपटी भी कर लेते थे। मेरी आंखें बड़े चाव से उनकी अंग प्रत्यंग का निरीक्षण कर रही थी। वे ठंड से ठिठुरे हुए थे। कभी कभी ठंड से उनके कंधे उचक जाते थे। उनके मैले कुचैले फटे कपड़े जो शरीर को ठीक से ढक भी न पाते थे, अपने दीनता की गाथा खुद कह रहे थे। एक बच्चा अपने सरकते पजामे को एक हाथ से पकड़े हुए अपने कामों में मशगूल था। उनमें से एक के बनियान का फीता टूट गया था, जिसे गांठ देकर सहारा दिया गया था। बटन का स्थान गांठों ने ले रखी थी। भले ही कमीज के कंधे का स्थान बाजुओं ने और कमर का स्थान घुटनों ने ले रखा हो, फिर भी उन्होंने कपड़े की मर्यादा को भंग किए बगैर यथास्थान ही पहन रखा था। उनके पैरों की एड़ियां ऐसी दिख रही थी जैसे पानी के अकाल में धरती में पड़ी दरारें हैं। और बाल, अगर कहूँ कि चिड़ियों का पुराना घोंसला, तो ये अतिशयोक्ति ना होगी। एक बच्चे का बाल आकाश की ओर मुंह पाए वैसे ही खड़े थे जैसे कि पानी के लिए ईश्वर से गुहार करते खेतों के सूखे पौधे। अनिवार्य गरीबी थी उनकी। अभी मेरी आंखें निरीक्षण कर ही रही थी कि एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा, आज मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मुझे लोहे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला। इससे तो आज बहुत पैसे मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा। पकौड़ियाँ खाऊंगा और सिनेमा भी देखूंगा। मेरे हीरो अमिताभ की फिल्म लगी है, तुम लोग भी चलोगे ना? मैं उनकी बातों से अवाक रह गई। वाह रे इनका भाग्य! तो क्या इन कूड़ों में ही ये अपना भाग्य तलाशते हैं? दिनों को छोड़ सबों ने सिनेमा देखने का प्रोग्राम बना लिया। दिनों उन सब से अलग कमली का हाथ थामे चल पड़ा था। मैं उन्हें देखती रही जब तक कि वे मेरी आंखों से ओझल न हो गए। अगले ही दिन वो कुछ देर से आए और मैं पहले ही उन सब के आने का इंतज़ार कर रही थी। उनकी बातें सुनने के लिए सभी बच्चे साथ ही आते थे। उस दिन दिनों कुछ ज़्यादा ही उदास दिख रहा था। मुझसे रहा ना गया और मैंने उसे टोका ही, क्या बात है दिनों, आज ज़्यादा उदास दिख रहे हो? वो फफक कर रो पड़ा। मैं दौड़ती हुई नीचे आ गई। मेरे पूछने पर वो रोंदे गले से बोला, दीदी, माँ खांसी से परेशान है, मेरे पास उतने पैसे नहीं हो पाते जिससे उसके लिए दवा ले जाऊं।
मेरी आंखें सजल हो गई थी। मैं अंदर गई और डिब्बे में जमा किए हुए पैसा ला उसे देना चाहा, पर वो पैर से कूड़े को हटाते हुए कह पड़ा, नहीं लूंगा दीदी, माँ कहेगी चोरी करके पैसा लाया हूँ। मेरे बहुत समझाने और आग्रह करने पर उसने पैसे लिए थे और अपने इकट्ठा किए हुए बोतल डिब्बों आदि को थैले में ले कबाड़ी वाले के यहाँ चल दिया था। मैं अंदर आकर बिस्तर पर पड़ गई और उसी के ख्यालों में डूबी थी कि न जाने कब आंखें लग गई। उस समय मेरी आंख खुली जब सामने सड़क पर कुछ शोरगुल सुनाई पड़ा। मारो साले को, कमीना है, देखकर नहीं चलता, फोड़ दो आंखें साले की। लोग उसे गालियां दे रहे थे और पीटते जा रहे थे। वो गिड़गिड़ा रहा था, अब मत मारो मुझे, छोड़ दो। इच्छा भर पीटने के बाद लोग कहने लगे, अब छोड़ दो साले को, संभल जाएगा। उस गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ को सुनकर मैं दौड़ी दौड़ी बाहर आई। देखा मिस्टर शर्मा की साइकिल गिरी है और उनके सफ़ेद कुर्ते पर लाल रंग का कुछ लगा हुआ है और एक लड़का टूटे हुए शीशे का बोतल लिए चला जा रहा है। मारने वाले लोग भी जा रहे हैं। मैंने उसे पीछे से पहचान लिया था। अरे ये तो दीनू है। मैंने उसे पुकारा भी लेकिन वो दूर जा चुका था। पता चला दीनू दवाई की बोतल लिए दौड़ता हुआ जा रहा था कि मिस्टर शर्मा की साइकिल से टकरा गया। मिस्टर शर्मा और वो दोनों गिर पड़े। बोतल का ऊपरी हिस्सा टूट गया और दवा मिस्टर शर्मा के कुर्ते पर लग गई थी और तब शुरू हो गई थी उसकी पिटाई। ओह, ये क्या कर दिया इन लोगों ने। मैं तड़प उठी। ज़रूर वो अपनी माँ के लिए दवा ले जा रहा होगा। उसकी माँ बीमार थी ना। मैं उसके पास जाने के लिए छटपटाने लगी, पर मैं मजबूर थी, जाती कैसे। मैंने कभी उसके घर का पता पूछा ही नहीं था। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं जल्द सुबह होने का इंतज़ार करने लगी थी। सुबह हुई, नियमानुसार सारे बच्चे आए पर दीनू नहीं आया था। मेरे पूछने पर बच्चों ने बताया, कल शाम वो इधर दवा लेने गया था और उधर उसकी माँ ने खांसते खांसते दम तोड़ दिया। गांव वाले उसकी माँ का दाह संस्कार कर दिए। बच्चे फिर चुप हो गए। दीनू और कमली कहाँ है, मैंने जल्दी से पूछा। बच्चे उदास हो गए। बताते क्यों नहीं, मैंने दोबारा पूछा। आंखों में झिलमिलाते आंसू लिए एक बच्चे ने कहा, दीदी सुबह होने से पहले दीनू कमली को लेकर ना जाने कहाँ चला गया। मैं रो पड़ी थी। ओह, आखिर कहाँ गया होगा वो। दूसरे कूड़े स्थल पर ही गया होगा दीदी, बच्चों ने कहा। मैं मन प्राण से कांप उठी थी। वो शहर छोड़कर जा चुका था। आज ये कूड़ा स्थल मेरे लिए दीनू और कमली का स्मृति चिन्ह बनकर रह गया है। जब भी इसकी ओर देखती हूँ, दो मासूम बच्चों के अदृश्य प्रतिबिंब उभर कर सामने आ जाते हैं। राह चलते हुए हर कूड़े के ढेर की ओर मेरा ध्यान पर बस खींच जाता है। कहीं दीनू और कमली मिल जाएं, पर नहीं मिलते। पता नहीं मिलेंगे भी या नहीं। मिलेंगे भी कैसे। अस्थायी रोजगार नहीं, अस्थायी आशियाना नहीं, शायद कभी नहीं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।